सो वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या आता है ना कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों इम्पोर्टेंट है। ये उस केस में इम्पोर्टेंट है जब कोई भी पर्सन का हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना रहता है, बराबर। तो उसके पहले क्या चेक करना रहता है कि वेदर द पर्सन जो भी है वो रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर वो रेसिडेंट है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। उस इनकम के पे ही हमें क्या होगा, टैक्स कलेक्ट करना रहता है। हमें मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना रहता है, तो वो ज़रूरी है। तो क्या हम सीधा कह सकते हैं ना कि टोटल इनकम किसी भी असेसी का हम डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते विदाउट नोइंग इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब किसी का भी अगर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है किसी भी पर्सन का, तो वो मैं कब तक कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, जब तक मुझे आइडिया नहीं रहेगा कि वेदर दैट पर्सन इज़ रेसिडेंट और नॉट। अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इंडिया में, तो हम उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकते नहीं हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके कुछ कंडीशंस है। किसी भी इंडिविजुअल का अगर मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, तो देयर आर सम कंडीशंस या फिर हम कुछ सेक्शंस कह सकते हैं जो हमें फॉलो करना रहेगा। तो बेसिक कंडीशन आता है सेक्शन 6(1) में। सेक्शन 6(1) क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी करंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी पर्सन 182 डेज और मोर 182 डेज और मोर अगर स्टे कर रहा है, बराबर, इंडिया में, किसमें, इन प्रीवियस ईयर। पहला कंडीशन क्या है कि कोई भी पर्सन 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा स्टे कर रहा है इन प्रीवियस ईयर। और मैं दूसरा इसमें कंडीशन क्या रहेगा कि वो इंडिया में स्टे कर रहा है फॉर मोर देन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और अलॉन्ग विथ इट 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। मतलब सिंपल हो गया ना, दो कंडीशन है। या तो भाई वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ रहना चाहिए, तो मैं उसको रेसिडेंट बोलूँगा। या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहेगा लेकिन टोटल 4 साल, पुराने 4 साल का मिला के वो 365 डेज़ कम से कम रहना चाहिए इंडिया में। समझ में आया? या तो 182 डेज़ रहना चाहिए या फिर 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 साल का मिला के कितना रहना चाहिए उसके पास, कम से कम 365 डेज़ वो इंडिया में रहेगा। अगर ये चीज़ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, रेसिडेंट है। वो क्या है, रेसिडेंट। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल कंडीशंस भी आता है जो सेक्शन 6 हमें कहता है। 6 कहता है, क्या कहता है एडिशनल कंडीशन की भाई, उसके साथ साथ हम कह सकते हैं भाई उसको रेसिडेंट रहना चाहिए इंडिया का, रेसिडेंट रहना चाहिए इंडिया का फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। मतलब भाई पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल के लिए उस पर्सन को क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। एंड इसके साथ साथ एक और कंडीशन ऐड हो जाता है, क्या कि भाई वो इंडिया में स्टे करना चाहिए कितने दिन के लिए, 730 डेज़ और मोर, 730 डेज़ और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। मतलब देखो कंडीशन क्या हो गया, सेक्शन 6(1) क्या कहता है कि भाई रेसिडेंट है तो मतलब 182 डेज़ रहना चाहिए इंडिया में या फिर उससे ज़्यादा, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहना चाहिए लेकिन पिछले 4 साल का मिला के 365 डेज़ होना चाहिए। और सेक्शन 6 क्या कहता है, 6 कि भाई पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल के लिए उसको क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, और टोटल मिला के वो 730 डेज़ या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, मोर, ओके, और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। पिछले 7 साल में वो कितने दिन तक रहना चाहिए इंडिया में, 730 कम से कम या उससे ज़्यादा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। तो क्या कहता है सिंपल कि भाई अगर इसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन, ये क्या हो गया बेसिक कंडीशन, ये क्या हो गया बेसिक कंडीशन,
कि भाई अगर कोई पर्सन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फॉलो करता है देन ही विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब? जब वो कोई भी एनी वन बेसिक कंडीशन इज फॉलो, भाई कोई भी एक बेसिक कंडीशन फॉलो है तो वो पर्सन क्या रहेगा? रेसिडेंट रहेगा, बराबर। अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। अब बस इतने पे नहीं आता कि हाँ चलो हमने रेसिडेंट निकाल लिया, नॉन रेसिडेंट निकाल लिया, इसके बाद भी हमें चेक करना है कि भाई वो रेसिडेंट है तो कैसा है। इसके बाद भी हमें चेक करना है कि अगर वो रेसिडेंट है तो कैसा है। देखिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरली क्या है? रेसिडेंट है। तो उसके लिए क्या आता है? बाकी के कंडीशन। उसके लिए क्या आता है? बाकी के एडिशनल। ये क्या हो गया अपना? एडिशनल कंडीशन। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले तो हम बेसिक कंडीशन चेक करेंगे कि भाई पर्सन ने बेसिक कंडीशन फॉलो किया कि नहीं किया। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई वो रेसिडेंट है या नहीं है। एक बार रेसिडेंट हो गया उसके बाद हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। तो उससे अपने को पता चलेगा कि हाँ अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई है देन ही विल बी ROR, इफ नॉट सेटिस्फाई देन ही विल RNOR। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। सिंपल है ना। ये सब क्या है? अलग अलग कंडीशन से, कंडीशन सेटिस्फाई होने पे क्या होगा? अलग अलग क्या होंगे? उसको अपने स्टेटस मिलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब कुछ चीज़ें जैसे अपने को पता रहना चाहिए, कुछ हम कह सकते हैं नोट्स में अपने को क्या याद रहना चाहिए? नोट्स में हम कह सकते हैं पहला पॉइंट कि भाई सपोज कोई पर्सन है वो इंडिया में एंटर आया, तो जब भी हम उसके डेज काउंट करते हैं, तभी हम क्या करते हैं? उसके डेज काउंट करते हैं कि इंडिया में कितने दिन के लिए वो पर्सन रहा है। तो जिस डेट को वो एंटर हुआ और जिस डेट को क्या कर रहा है वो लीव कर रहा है इंडिया को, ये दोनों डेज भी क्या करना है? अपने को काउंट करना रहेगा। ये दोनों डेज भी क्या करना है? अपने को काउंट करना रहेगा। तो भाई किस दिन आया, किस दिन वो गया, ये भी हमें क्या करना है? काउंट करना है। तो इसमें पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन कैसे कह सकते हैं भाई? कुछ कंडीशन ऐसे हो सकते हैं कि जैसे जिसमें कोई भी एक बेसिक कंडीशन क्या होगा? एप्लीकेबल हो सकता है। इसमें कोई भी एक बेसिक कंडीशन क्या हो सकता है? एप्लीकेबल हो सकता है। अब सपोज कोई पर्सन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए ही लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं? वो प्रीवियस ईयर में क्या किया? इंडिया लीव किया। तो उस चीज़ में हम क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन क्या करेंगे? इग्नोर करते हैं, है ना। मतलब सिंपल कह सकते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस भी है, सिचुएशंस भी है जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन, बेसिक कंडीशन का ही यूज़ होता है, सेकंड कंडीशन को इग्नोर करते। तो पहला क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन है वो इंडिया लीव कर रहा है इन प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। फिर कोई क्रू मेंबर हो गया, ना शिप्स का, शिप प्रीवियस ईयर में निकल गई, भाई वो मान लो निकली, उसको आने में 6-8 महीने लग गए, तो तब तक नया साल आ गया। उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे? पहला कंडीशन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद कोई पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में है या फिर कोई बिजनेस प्रोफेशन में है, ठीक है, वो इंडिया विज़िट कर रहा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है? वो विज़िट कर रहा है प्रीवियस ईयर में, और उसका टोटल इनकम कितना है? अप टू 50 लाख। टोटल इनकम कितना है? अप टू 50 लाख। समझ में आया? और किसी भी पर्सन का, कोई भी पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो बिज़नेस में एंगेज है, लेकिन वो बिज़नेस कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो फिर भी प्रीवियस ईयर में अगर इंडिया वो विज़िट किया था, इंडिया क्या किया था? विज़िट किया था, और उसका अगर टोटल इनकम 50 लाख था, अप टू 50 लाख था, जिसमें मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर फॉरेन सोर्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर फॉरेन सोर्स का जिसमें यूज़ हो रहा नहीं है, उस केस में हम उसको क्या, हम उस केस में भी क्या करेंगे? पहला कंडीशन ही फॉलो करेंगे। हम उस केस में भी क्या करेंगे? पहला कंडीशन ही फॉलो करेंगे। समझ में आया?
फिर इसके बाद और भी कंडीशन है। अब बोला मान लो किसी पर्सन का, जैसे यहाँ पे बोला ना 50 लाख अप टू 50 लाख, तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन आएगा। अब मान लो एक पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसका टोटल इनकम मोर हो गया, मोर देन 50 लाख, बराबर, मोर देन 50 लाख। तो भाई उस टाइम पे सेकंड कंडीशन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। उस टाइम पे सेकंड कंडीशन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस होगा। अब देखिए चेंजेस, देखो नॉर्मली पहला कंडीशन क्या था, 182 डेज रहना चाहिए, और दूसरा क्या कहते हैं 60 डेज रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में। लेकिन अगर पर्सन का टोटल इनकम, जिसमें मैं फॉरेन सोर्स को यूज़ नहीं उसमें एक्सक्लूड कर रहा हूँ, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है तो पहला कंडीशन तो रहेगा ही, लेकिन दूसरे में चेंजेस हो जाएगा। जो 60 डेज़ है वो चेंज हो जाएगा 120 डेज़ में। 60 डेज़ किस में चेंज हो जाएगा, 120 डेज़ में, ठीक है। 60 डेज़ किस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 120 डेज़। तो उस टाइम पे हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ऐसा RNOR, इसे ट्रीट करेंगे ऐसा RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया, सिंपल था ना। अब समझने का एक बार ट्राई करते हैं कि भाई कैसे हम किसी भी इंडियन सिटीज़न या फिर पर्सन का, अगर वो विज़िट कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी ने विज़िट किया 120 डेज से कम, अगर किसी ने इंडिया विज़िट किया प्रीवियस ईयर में लेस देन फॉर 120 डेज, देन ही विल बी नॉन रेसिडेंट, ही विल बी नॉन रेसिडेंट। भाई 120 से कम है, 120 डेज से लेस है, तो बेटा वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब 120 डेज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 181 तक जा रहा है, बराबर। कहाँ से है, 120 से, लेकिन इसमें भी कंडीशन है भाई, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए क्या, कि भाई 365 डेज और मोर, कब, लास्ट 4 ईयर्स में, ठीक है। एंड जो टोटल इनकम है इसका TI वो क्या रहना चाहिए, मोर देन ₹15 लाख। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है सो ही विल बी RNOR, सेटिस्फाई, और नहीं तो NR, नॉन रेसिडेंस अदरवाइज, नहीं तो नॉन रेसिडेंस अदरवाइज। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तो भाई अपना RNOR रहेगा, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट, बराबर। फिर तीसरा कंडीशन आता है कि भाई वो 182 डेज या उससे ज़्यादा है, 182 डेज और मोर, उस चीज़ में अपने को देखना ही नहीं है, उस चीज़ में इतना कुछ वो इनकम की बात ही नहीं करना है। इस केस में क्या करेगा कि भाई अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन सेटिस्फाई है, तो भाई वो हो जाएगा ROR, इफ़ नॉट देन RNOR। सिंपल सी बात है ना, सेटिस्फाई तो ROR, नहीं है तो क्या हो जाएगा RNOR। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहना चाहिए भाई, इसके साथ साथ कंडीशन अभी हमने पढ़ा था कि 10 साल में से 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर क्या रहना चाहिए, वो रेसिडेंट रहना चाहिए। पिछले 10 साल में से 2 साल क्या रहना चाहिए, रेसिडेंट रहना चाहिए। उसके साथ साथ 730 डेज या मोर, है ना, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में वो रहना चाहिए इंडिया में। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में क्या रहना चाहिए, रहना तो समझो 120 से कम है नॉन रेसिडेंट, 120 से ज़्यादा है लेकिन 182 से कम है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई की 365 डेज से ज़्यादा है 4 साल में, और टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो RNOR नहीं तो NR।
अब 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा स्टे किया इंडिया में, ठीक है, और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि है ना, तो ROR, नहीं तो नहीं। और कंडीशन क्या है, पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल के लिए रेसिडेंट रहेगा और पिछले 7 साल में से वो 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करना चाहिए। समझा? पक्का? थैंक यू। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।